लेट्स ट्राई टू फिगर आउट इस फर्स्ट पैराग्राफ में हाइड्रोकार्बन्स के हमें क्या इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म्स दी हुई हैं जो कि एज इट इज़ आपसे पूछे जा सकती हैं एग्जाम में, तो पता होनी चाहिए आपको। एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ सकता है, इनसे याद रखिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी दिक्कत आपको आनी चाहिए इनको समझने में, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या बताएंगी ये। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। ये लाइन रिपीट हुई है, पहले हम प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ऑफ कोर्स वहाँ पे लिखा था कि क्रूड ऑयल के डिफरेंट फ्रैक्शंस को पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। यही वो डिफरेंट फ्रैक्शन है क्रूड यानी कच्चे तेल के, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे इनके सेपरेशन के लिए, ये वहाँ भी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल। तो कोल गैस कोल से मिलेगी, ये तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, लेकिन प्रोसेस कौन सी यूज़ होगी ये इंपॉर्टेंट है। कोल गैस है यानी वेपर्स हैं इसके, और किसी भी चीज़ को वेपर्स में सेपरेट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में देखा हुआ है। तो डिस्टिलेशन तो यूज़ होगा, लेकिन कौन से टाइप का ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वहाँ पे मेंशन ही नहीं है, जो 4 टाइप के डिस्टिलेशन है उनमें। लेकिन यहाँ पे कोल देखिए सॉलिड फॉर्म में होता है और इससे गैस हमें बनानी है वेपर्स में, तो डिस्ट्रक्शन करना होगा ना उसका, पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर वेपर्स में, कोल का डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसलिए इट वुड बी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विच कन्वर्ट्स कोल इनटू कोल गैस। Natural gas is found in the upper strata during the drilling of oil wells। तो अपर स्ट्राटा में होती है, ऐसे याद रखो, ये गैस होती है ना, उड़ के ऊपर चली जाती है, ऊपर की लेयर्स में पाई जाती है जब तेल के कुएं हम खोदते हैं। नेचुरल गैस बेसिकली होती तो हाइड्रोकार्बन ही है ना, ऊपर हमने देखा था। तो ऑयल्स भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो पाई जाएगी तो इनके साथ ही, लेकिन ऊपर की लेयर्स में क्यों पाई जाएगी ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ड्रिलिंग मीन्स जब कुएं खोदे जाते हैं तो वहाँ मिलती है ये। LPG इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। विद लीस्ट पोल्यूशन, ये आगे एक ज़रूरी बात बताई है, कंपैरिजन किया गया है LPG, केरोसिन और पेट्रोल और डीजल का, इनमें पोल्यूशन का लेवल क्या है। केरोसिन ऑयल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल बट इट कॉजेज सम पोल्यूशन, LPG से कम होता है। Automobiles need fuels like petrol, diesel and CNG. Petrol and CNG operated automobiles cause less pollution। तो ये एक चीज़ है जो याद रखनी है यहाँ से हमें। सबसे पहले तो LPG याद रखो, एक डोमेस्टिक फ्यूल होता है, एंड L से LPG और L से लीस्ट, तो LPG लीस्ट पोल्यूशन कोज करती है, ये ऐसे याद रखो। कैरोसिन में कैरो से याद रखो करता है, सीन से सम, तो जो सम पोल्यूशन कोज करता है वो होगा कैरोसिन ऑयल। LPG से ज़्यादा करता है, इतना तो याद रखना ही चाहिए आपको क्योंकि ये दोनों मेंशन्ड है एक साथ। और आउट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड CNG, इनमें से सबसे ज़्यादा तो पोल्यूशन कोज करता है इट इज़ डीजल, यहाँ पे लिखा है। पेट्रोल एंड CNG कोज लेस पोल्यूशन, तो ये तीनों मेंशन्ड है, तो ये इसका यही मतलब हुआ कि डीजल इन सब में ज़्यादा करता है। तो डीजल सबसे आगे आया पोल्यूशन में, उसके बाद आएगा पेट्रोल, देन CNG। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज़ आई थिंक चैप्टर का नाम है, क्लास 12 बायोलॉजी का, उसमें ये बताया गया है कि CNG कम पोल्यूशन करती है पेट्रोल से भी, तो वहाँ से ये ऑर्डर क्लियर हो जाएगा आपको। CNG सबसे लीस्ट पोल्यूशन है इन तीनों में और डीजल सबसे ज़्यादा, तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए।
All these fuel contains mixture of hydrocarbons which are sources of energy. फ्यूल्स हैं तो एनर्जी के सोर्स होंगे ही। मेन बात है यहाँ पे मिक्सचर होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स, प्योर कंपाउंड्स नहीं है। ओबियसली अगर प्योर कंपाउंड्स होते तो मैंशनड होते ना उनके नाम प्योर कंपाउंड्स के, जैसे CNG है, LNG है, ये नेचुरल गैसेज है, ये आपको बताया गया है। एक गैस है कौन सी ये बताए नहीं गए हैं ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक और नेचुरल गैस होती है बायोगैस, जिसका नाम है आई थिंक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और चैप्टर, जहाँ पे इसके बारे में डिटेल में आएगा बायोगैस प्लांट। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बायोगैस भी एक गैस नहीं होती है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। मीथेन मेन गैस होती है इसमें। तो इससे आपको याद रखना है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये फ्यूल्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन, पॉलीस्टीरीन ETC। तो ये चीज़ आप पॉलीमर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के। ये ईथीन, प्रोपीन और स्टाइरीन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये आपको वहाँ पता लग जाएगा। तो इस पॉइंट की टेंशन आपको यहाँ नहीं लेनी है। हाइयर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज एज सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स। इसको दो तरीके से आप याद रख सकते हैं। पेंट्स ये जो वर्ड है इसके अंदर 6 अल्फ़ाबेट्स आते हैं और हाइयर के अंदर भी 6 आते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि हाइयर हाइड्रोकार्बन्स सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं पेंट्स में, ना कि लोअर। लोअर में 5 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ हाइड्रोकार्बन्स H से स्टार्ट होता है और हाइयर भी H से, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हाइयर वाले सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेंगे पेंट्स में। अब ये पॉइंट आपने याद रख लिया तो इससे अगला पॉइंट याद हो जाएगा डाइज के रिगार्डिंग, दैट हाइड्रोकार्बन्स आर यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। पेंट्स और डाइज का सेम इस्तेमाल है, दोनों कलर देने में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंट्स के साथ डाइज याद हो जाएगा और डाइज के साथ ड्रग्स याद हो जाएगा, दोनों D से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे आप इन सारे यूजेस को हाइड्रोकार्बन्स के लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। 3 मेन कैटेगरीज होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, पहले सैचुरेटेड, दूसरे अनसैचुरेटेड एंड तीसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ये कैटेगराइजेशन किसी दूसरी फॉर्म में हम पिछले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ये था एरोमेटिक और एलिफेटिक की फॉर्म में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये एलिफेटिक की कैटेगरी में फॉल करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है। मेन चीज़ है यहाँ पे कार्बन कार्बन भी सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड देखने को मिलेंगे। If different carbon atoms are joined together to form open chain of the carbon atoms with single bonds, they are termed as alkanes। तो ओपन चेन के साथ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स हो गए, यानी एल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ये इन सम अदर वर्ड्स लाइन आपको यहाँ पे बताई गई है। अगर वो क्लोज चेन फॉर्म कर रहे हैं या फिर रिंग तो उनको साइक्लो एल्केन्स बोलेंगे। साइक्लिक मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर। Unsaturated hydrocarbons contain carbon-carbon multiple bonds such as double, triple bonds or both of them. Aromatic are special types of hydrocarbons or special types of cyclic compounds. स्पेशल इसलिए क्योंकि इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जाता है ऑफ कोर्स, एंड यही वो चैप्टर है जहाँ पे हक्कल रूल आपको बताया जाएगा विच डिसाइड्स द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। स्पेशल टाइप होते हैं साइक्लिक के, ये इंपॉर्टेंट है लाइन यहाँ पे क्योंकि स्पेशल अरोमा होती है इनके पास जो कि दूसरे साइक्लिक कंपाउंड्स के पास नहीं पाई जाती। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडल ऑफ सच मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ टाइप ओपन एंड क्लोज चेन कीपिंग इन माइंड दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। तो क्लोज चेन हो या ओपन चेन हो, आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइपोथेटिकल अपने आप जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए सभी कंपाउंड्स के अंदर, और हाइड्रोजन की 1 होती है, ये तो हम जानते ही हैं। ये पूछा जा सकता है बेसिकली कि कैसे कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं हाइपोथेटिकली मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग
ओपन चेन्स एंड क्लोज चेन्स, सिर्फ ये दो ही रूल्स को याद रखें। फॉर मेकिंग मॉडल्स ऑफ एल्केन्स यू कैन यूज़ टूथ पिक्स फॉर बॉन्ड्स एंड प्लास्टिसिन बाल्स फॉर एटम्स। तो बाल एंड स्टिक मॉडल्स ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ आए हैं, स्टार्टिंग में ही गिवन था ये, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में। फॉर एल्कीन्स एल्कायंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्प्रिंग मॉडल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो पाई बॉन्ड के लिए स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं हम, और स्टिक का इस्तेमाल करते हैं सिंगल सिग्मा बॉन्ड के लिए, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस में पाई बॉन्ड्स आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी एसेंशियली पाई बॉन्ड्स आते हैं, क्योंकि हक्कल रूल बताता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसलिए इसमें स्प्रिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आर एल्केन्स, जिनका सबसे पहला मेंबर होता है मीथेन, इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि एक ही कार्बन है इसके अंदर। मीथेन इज़ अ गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस। तो एम से मार्शी और एम से मीथेन, ये याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माइंस में होता है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है। If you replace one hydrogen of the methane by carbon and join the required number of hydrogens, what will you get? You will get ethane। यानी एक कार्बन को रिमूव करके हाइड्रोजन को रिमूव करके मीथेन से कार्बन कैसे रिमूव होगा भाई, एक ही तो कार्बन है उसमें, तो हाइड्रोजन का रिमूव करना है, उसकी जगह दूसरा एक कार्बन ज्वाइन कर देना है, और उसके सेटिस्फाई तो करनी है ऑफकोर्स कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से ही होती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिछले चैप्टर में हम देखा है। तो ईथेन बन जाएगा द नेक्स्ट मेंबर, इट विल फॉर्म ईथेन। एंड मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ये चार पहले ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस नहीं होती, कॉमन नेम्स पर बेस होते हैं, ये भी हम पिछले चैप्टर में देख आए हैं। यहाँ उसकी फॉर्मेशन बताई गई है इथेन की। दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, पैराफिन्स इनको बोलते हैं, ये भी पिछले चैप्टर में देख आए हैं हम। एंड ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ इनको। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आए अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं आपको आंसर कर दूंगा उसका। डीज हाइड्रोकार्बन्स इनर्ट होते हैं, पैराफिन्स का मतलब यही है, यहाँ भी डिस्कस किया जाएगा। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेसिस और अदर रिएजेंट्स। इनर्ट का मतलब यही होता है भाई, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो। हैंस दे वर अर्लियर नोन एज पैराफिन्स। पैरम मीन्स लिटल एंड एफिन्स मीन एफिनिटी, एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जा चुका है वर्ड पिछले चैप्टर में। इनका जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन फैमिली और होमोलोगस सीरीज होता है CnH2n+2। ये किसी भी मेंबर को उठा के आप देख सकते हैं, इनमें मैक्सिमम, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है इनमें। डबल बॉन्ड जहाँ भी होता है वो हाइड्रोजन को के सैक्रिफाइस पे बनता है, आप यू कैन से, क्योंकि डबल बॉन्ड जब टूटता है तो उसकी जगह हाइड्रोजन आते हैं। तो जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेशन है, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का सैचुरेशन है, ये मैं पिछले चैप्टर में भी समझा चुका हूँ आपको। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिखेंगे CnH2n+2। इसके बाद आता है एल्कीन, जिसमें होता है CHN2n, और फिर होता है एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उसमें CHN2n-2 होता है, यानी लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ये जनरल फॉर्मूला है एंड क्वाइट ऑब्वियस है, इनको याद रख पाना। आई थिंक इनका जो फर्स्ट मेंबर है मीथेन, उससे कंपेयर करके आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। 4 उसमें हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन में n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब ये सिर्फ एल्केन के लिए आपको याद रखना है, बाकी के लिए तो मैंने आपको बता दिया। 2-2 घटते जाते हैं जैसे जैसे एक पाई बॉन्ड आता जाता है, तो एल्कीन और एल्काइन में 2-2 घटते जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। मीथेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, उसकी एन बॉन्ड एंगल होता है 109.5। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन भी है, वेस्पर थ्योरी यूनिट 4, तो वहाँ इसकी डिटेल्स हमने कवर की हुई हैं। एंड ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, यहाँ पे मैंने इसका डिटेल इसलिए नहीं डिस्कस की क्योंकि ये भी पिछले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ आपको। ये शेप है मीथेन की टेट्राहेड्रल, 4 फेसेस होते हैं इसके अंदर। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हेड ऑन ओवरलैप से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बनते हैं। कार्बन के और
1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के। सो CsP3 एंड H1s ये बॉन्ड होता है CH 4 सिग्मा बॉन्ड्स मीथेन में, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एंड यूनिट 12 पिछले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये चीज़ कवर की जा चुकी है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा इसकी। Next is nomenclature and isomerism of alkane. The first three alkanes, methane, ethane and propane, have only one structure, but higher alkanes can have more than one structure, and इन्हीं को बोलेंगे उनके आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ गए ना, मोर देन वन क्या बोलते हैं इसको, कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकती है, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। लेटस राइट स्ट्रक्चर फॉर सी फॉर एस्टर, यानी ब्यूटेन के लिए पहले तीन में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की। तीन एक ही लाइन में जो उनका पेरेंट चेन है उसको एक ही लाइन में लिखा जा सकता है। अगर आप उसको ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये एक ही पेरेंट चेन बन पाएगी, तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि छोटी इससे की जा सके। 3 कार्बन की चेन सबसे छोटी होती है, इसलिए 3 तक तो कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होता, स्ट्रक्चरल नहीं पॉसिबल होता है एल्केन्स में। लेकिन ये हम देखेंगे एल्कीन्स के अंदर जो दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो 2 में भी पॉसिबल हो जाता है, ईथीन में भी। लेकिन उसमें डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ईथीन एज अ मॉलिक्यूल में नहीं होता, डिफरेंट ग्रुप्स उससे जुड़े होने चाहिए तब हो पाएगा, वो आगे इसकी डिटेल्स आएंगी। जिसमें 4 कार्बन्स होते हैं ब्यूटेन में, कैन बी जॉइंड ईदर इन अ कंटिन्यूअस चेन और ब्रांच्ड चेन, तो 2 टाइप के इसमें हो सकती है आई थिंक ब्यूटेन में। एन ब्यूटेन यानी चारों कार्बन्स एक लाइन में जुड़े हुए एक दूसरे से, यानी 4 कार्बन्स की चेन हो या फिर 3 की भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी है ब्यूटेन के अंदर, 3 से छोटी तो हमने देख ही लिया एल्केन में चेन हो ही नहीं सकती। एंड इन दोनों आइसोमर्स की चेन की लेंथ, पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट है, इसलिए इनको चेन आइसोमर्स बोलते हैं। दूसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले वाले से, 261 है, इसका 273 है। ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज़ कर रहा है ब्रांचिंग के साथ, इसकी डिटेल्स आगे हम देखने वाले हैं, जहाँ पे कंसेप्ट ये बताया गया है। इसी तरीके से पेंटेन के अगर हम अरेंज करें तो हमें 3 चेन आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। पहला एन पेंटेन, 5 कार्बन एक ही स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। दूसरा आइसोपेंटेन, जिसमें एक के साथ ब्रांचिंग कर दिया आपने, 4 एक साथ जुड़े हैं। और तीसरे में 3 एक साथ जुड़े हैं और 2 की आपने ब्रांचिंग कर दी है, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये कॉमन नेम्स आइसो, नियो एंड इसके अलावा भी एक होता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, एन पेंटेन आप बोल सकते हैं। ये सारी हमने पिछले चैप्टर में देख ली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे इनको याद रखना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, 309, 301 और 282, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है डिक्रीज़ कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट। Structure 1 and 2 possess same formula but differ in their boiling points and other properties. Formula same and different in properties, ये कौन सा होता था, आइसोमेरिज्म के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझे। सिमिलरली 3, 4, 5 स्ट्रक्चर possess same formula but different properties. Structure 1 and 2 are isomers of butane, whereas 3, 4, 5 these 3 chain isomers are isomers of pentane. Since the difference in properties is due to difference in their structures, these are called structural isomers. Such structural isomers which differ in a chain of carbon atoms, these are known as chain isomers. Thus you can see that butane and pentane have 2 and 3 chain isomers respectively. तो यहाँ पे आपको कुछ बताए गए हैं आइसोमर्स कंपाउंड्स के, बेसिकली ब्यूटेन से लेके डेकेन तक बताए गए हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उतने तो आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई भी आ जाए तो आपको बना के ही देखना होगा, इसका कोई और चारा नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13. कितने चेन आइसोमर्स होंगे हेक्सेन के, ऐसा पूछा है इसमें आपसे। तो पहला तो 6 के 6 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ दीजिए तो एन हेक्सेन में रिजल्ट करेगा। दूसरे में आप कार्बन की
चेन की लेंथ पेरेंट कार्बन चेन की छोटी कर सकते हैं 5 कार्बन में। ऐसा 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, या तो ब्रांचिंग करते हैं आप सेकंड लास्ट कार्बन पे या मिडल वाले कार्बन पे, तो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा 5 कार्बन की पेरेंट चेन से। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है डिफरेंट आइसोमर्स क्रिएट करने का। पेंटेन में सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, और चेन छोटी करनी होगी फिर ब्यूटेन के केस में ये 2 तरीके से किया जा सकता है। सेकंड और थर्ड कार्बन पे ब्रांचिंग कर दें, या फिर सेकंड पे ही दोनों ब्रांचिंग कर दें। इन 2 तरीक़ों से ब्यूटेन लिखा जा सकता है। सो 2,3 डाइमिथाइल एंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन वुड बी द और अदर 2 पोजीशन आइसोमर्स। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स, यहाँ पे 5 दिखाए गए हैं। 5 चेन आइसोमर्स नहीं हैं इसके। चेन आइसोमर क्या होता है, बहुत क्लियरली इसकी डेफिनेशन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछे पढ़ी थी। चेन कार्बन स्केलेटन पेरेंट चेन जिनमें डिफरेंट हो उनको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। यहाँ हेक्सेन, पेंटेन और ब्यूटेन सिर्फ 3 ही हैं जिनमें चेन डिफरेंट है, तो इनके 3 होंगे सिर्फ चेन आइसोमर्स। इसके अलावा जो 2 यहाँ पे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। पहले में पेंटेन के केस में दूसरी पोजीशन पे ब्रांचिंग है, एक में तीसरी पोजीशन पे है। द पोजीशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप जिसमें डिफरेंट होता है या फिर फंक्शनल ग्रुप, उसको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसा ही हो रहा है ब्यूटेन के केस में भी, एक में 2 और 3 2 अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हुए ब्रांचिंग, और एक में सिर्फ एक दूसरी पोजीशन में ब्रांचिंग हुई है। तो दीज 2 आर पोजीशन आइसोमर्स एंड 3 हुए चेन आइसोमर्स। तो टोटल 5 इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए हेक्सेन में। तो ये एक गलती करी एनसीईआरटी ने, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछना था टोटल। एंड एनटीए जब क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली यही पूछेगा कि चेन आइसोमर्स कितने हैं हेक्सेन के, और आपको 5 बताने हैं, क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी की गलती नहीं मानता है, वो एज इट इज़ दे देता है। इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हुए हैं जब सॉल्यूशंस किए थे हमने नीट के, तो ये यहाँ से आपको इसका ध्यान रखना है। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स अटैच्ड टू अ कार्बन एटम, कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। तो ये कार्बोकैटायन के जैसे ही है जो हमने पिछले चैप्टर में डिफाइन किया था। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है वैसे ही डिफाइंड होता है वो। कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन और ओनली 1 कार्बन एटम एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी, क्योंकि वो एंड में होते हैं तो एक ही से जुड़े होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। कार्बन एटम अटैच टू 2 कार्बन एटम्स इज नोन एज सेकेंडरी। टर्शियरी इज अटैच टू 3 कार्बन एटम्स एंड नियो और क्वार्टरनरी कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स। नियो क्या होता है, नियो पेंटेन के केस में हमने देखा था एक ही कार्बन होता है, 4 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता है चारों ओर से, तो इसलिए क्वार्टरली कार्बन इसको बोल सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री ऐसे इनसे डिनोट किया जाता है। ये ऊपर भी बताई गई है बात। नेक्स्ट हेक्सेन का बताया गया है कि इसमें 5 आइसोमर्स हैं। ऐसे ही हेप्टेन में 9 होते हैं और 75 होते हैं डेकेन में। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की जा रही है। जितने एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं उनके ऊपर मैंने टेबल ऑलरेडी बना दी है, ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ऑन द स्पॉट आप इनका आंसर कर पाएँ, वहाँ पे ये ड्रा करके ना देखने पड़े आपको, इसलिए याद रखने चाहिए आपको एटलीस्ट इतने। तो ब्यूटेन और पेंटेन इनके इवन हेक्सेन का भी बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, लेकिन ये आसान है, ऑन द स्पॉट बना के देखना भी आसान है, तो ये बना के भी देख सकते हैं आप। ब्यूटेन के 2 होंगे, पेंटेन ये 3। CI मीन्स चेन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल होंगे बेसिकली, लेकिन एनसीईआरटी में CI ही लिखा है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे CI लिख दिया है। तो ब्यूटेन और पेंटेन के बनाना आसान है, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको 2 और 3 में। आगे हेक्सेन के आप बनाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम उसमें लग सकता है, तो यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन से याद रखना शुरू करेंगे हेक्सेन, हेप्टेन और डेकेन के लिए। हेक्सेन के तो चलो एनसीईआरटी ने दिए हैं, तब भी आप बना सकते हैं। हेप्टेन और डेकेन में देखिए 75 कहाँ तक बनाएंगे, तो इनको ऑब्जर्वेशन से ही याद रखना सही रहेगा। अब ब्यूटेन और पेंटेन के 2 और 3 हमने कर लिए, इन दोनों का जोड़ कर दीजिए। आगे जो हेक्सेन है उसके 5 होंगे, यानी 2 और 3 का जोड़।
आगे हेप्टेन और डेकेन, इन दोनों को एक साथ हमने याद रखना है। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन और 7 में 2 जोड़ दिए जाएँ तो 9 हो जाएंगे। ऐसे ही डेकेन 10 कार्बन डिनोट करता है, एंड ये जो 75 नंबर है इस दोनों को जोड़ दिया जाए 7 और 5 12 हो जाते हैं। अगेन 10 से में 2 जोड़ दिए तो 12 आ जाएंगे। तो 2 का एडिशन हो रहा है इसमें एफ्टेन और डेकेन में, इन दोनों का ऐसे याद रखा जा सकता है। सिर्फ इतने एज इट इज़ आपको याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली ये पूछे जा सकते हैं, मैंशनड है यहाँ थ्योरी में। इन स्ट्रक्चर्स 2, 4 एंड 5 वी हैव सीन मिथाइल ग्रुप, इसके अलावा इथाइल और प्रोपाइल ग्रुप भी होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर नोन एज एल्काइल ग्रुप्स। पिछले चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में बात की जा चुकी है। इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1। यूनिट 12 लिखा है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पिछला चैप्टर डिटेल्स आ चुकी हैं इनकी वहाँ पे। 2n+1 इसलिए क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन हटा के इनका क्रिएशन किया जाता है एल्काइल ग्रुप्स का, एंड एन की जगह आइल लगा दिया जाता है पीछे, तो इसलिए 2n+2 होता है एल्केन्स में, इनमें होगा 2n+1 जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13.2। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर राइट करनी है आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप्स की फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11। बेसिकली ये C5H12 था पेंटेन का फॉर्मूला, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया तो पेंटाइल बन गया ये। राइट द IPSC नेम द एल्कोहल्स ऑब्टेन्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ द OH ग्रुप्स। तो जो हाइड्रोजन हटाया गया था एल्काइल में उसी की जगह बस अल्कोहल लगा दिया गया है टू क्रिएट द कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। इन अल्कोहल्स की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ दोनों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाइड्रोजन को हटा के ही अल्कोहल लगाया गया है, तो दोनों चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी इससे। पहला तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, उसी स्ट्रेट चेन के जो एंड में कार्बन है उससे एसोसिएट कर दिया जाए OH ग्रुप, दैट विल रिजल्ट इन पेंटेन 1 और पेंटेनोल। सेकेंडली जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ये उस पर अटैच कर दिया जाए OH ग्रुप, इट विल रिजल्ट इन अ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि ये वो अल्कोहल कार्बन से अटैच्ड है OH ग्रुप जो 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, यानी सेकेंडरी कार्बन से। इट विल बी पेंटेन 2-ol। एंड द थर्ड वन एज यू माइट हैव गेस्ड, इसमें मिडल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, क्योंकि अभी हेक्सेन के हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखे थे उसमें सिर्फ OH की जगह CH3 ग्रुप अटैच था। तो पहले में टर्मिनल पोजीशन पे N हेक्सेन रिजल्ट कर रहा था, फिर सेकंड लास्ट पे हमने लगाया था एंड देन मिडल में लगाया था CH3 ग्रुप, उसमें भी 3 ही रिजल्ट करे थे, तो तीसरे में यहाँ पे रिजल्ट करेगा पेंटेन 3-ol। अब 5 कार्बन की चेन के साथ सिर्फ 3 ही टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ यहाँ अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा बनाने हैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अल्कोहल के तो चेन छोटी करनी होगी, 5 से 4 की करनी होगी, वही ऐसा किया गया है। यहाँ पे ब्यूटेन की चेन एक ब्रांचिंग कर दी गई है। दिस विल रिजल्ट इन 3 मिथाइल ब्यूटेन 1-ol। इसके अलावा 3 और अल्कोहल बन सकते हैं आउट ऑफ ब्यूटेनोल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1-ol, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। यानी ब्यूटेनोल के 4 टाइप्स ऑफ अल्कोहल हो सकते हैं। ऐसे याद रखिए कि ब्यूटेन 4 होता है ना, 4 कार्बन को डिनोट करता है, ये ऐसे भी याद रखा जा सकता है। एंड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है क्वाइट इसका, 3-1, 3-2, 2-1 एंड 2-2। तो इस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से भी एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप ऑफ अल्कोहल बन सकते हैं ब्यूटेनॉल से, ये भी याद रखा जा सकता है। इसके अलावा एक बचा प्रोपेन का, इसको भी एक होता है, ये भी इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का पार्ट, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11OH से बनता है। यहाँ पे नियोपेंटेन आप बना दीजिए और जो 4 टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स हैं उनमें से किसी भी एक से हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ दीजिए, तो इट विल रिजल्ट इनटू 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन 1-ol। इवन ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बताया जाता है आपको हेलो एल्केन्स चैप्टर में कि कौन सा एल्केन होता है
जिसके हेलोजिनेशन पे सिर्फ एक ही टाइप ऑफ हैलाइड आपको मिलता है, तो वो नियोपेंटेन होता है, क्योंकि इसमें जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन जहाँ से रिमूव होना है बेसिकली वो मिथाइल ग्रुप से ही रिमूव हो सकता है, जो कि सारे सिमिलर हैं, तो एक ही टाइप को एल्केन आपको वहाँ से मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो C5H11OH, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं C5H12O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने टाइप ऑफ एल्कोहल्स बन सकते हैं, पहला तो क्वेश्चन ये है। तो 8 देख लिए हमने स्ट्रक्चरल एल्कोहल यहाँ से, उसका आंसर होगा 8। तो पहला तो ये होगा। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, इससे तो 3 बनेंगे पेंटेन के और 4 बनेंगे ब्यूटेन के। ये दोनों ही कैसे याद रखने वो भी हमने देख लिया। और प्रोपेन का बनेगा सिर्फ 1। तो ये इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शरी। तो पहले वाला है यहाँ पे ये प्राइमरी, फिर आगे है ये सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी है। दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज़ अगेन प्राइमरी, this is tertiary and this is also primary and this is secondary। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। टर्शरी तो सिर्फ एक ही बन रहा है, प्राइमरी है 1 2 3 4, तो 4 प्राइमरी हैं और 4 प्राइमरी और 1 टर्शरी और सेकेंडरी, फिर बचे 3, 1 2 और 3। तो टोटल आपने 8 काउंट कर लिए हैं एल्कोहल्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस फॉर्मूला के। उसमें से प्राइमरी कितने हैं 4, टर्शरी कितना है 1 और बचे 3 होंगे सेकेंडरी। ये इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई डोंट थिंक सो यहाँ से और कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल 13.2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल 13.3। इसके बाद ये हम येलो कलर की टेबल देखेंगे। आईपीएससी नेम लिखने हैं आपको फॉलोइंग कंपाउंड्स के, तो इनकी स्ट्रक्चर को पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, ऊपर इन तीनों की स्ट्रक्चर मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ सो दैट वी कैन पहले नंबरिंग इनकी कर लें, तब ही नाम इनको दे पाएंगे। CH3 थ्राइस, CH2 C अगेन CH3 थ्राइस। तो इसको एक्सपेंड अगर करें तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। C के साथ है CH3 थ्राइस, फिर है CH2, फिर अगेन C है, उसके साथ CH3 थ्राइस है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, 5 कार्बन की ऐसे होगी। 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, आगे फिर 4 पोजीशन पे अगेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। तो इसका नाम ऐसे किया जा सकता है 2 2 एंड कोमा लगा के 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में CH3 ट्वाइस है, फिर C है, फिर C2H5 ट्वाइस। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में दिखाई दे रहे हैं 5 कार्बन, तो पेंटेन होगा इसका रूट चेन। एंड 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सो 3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम होना चाहिए। 3 डाई मिथाइल पेंटेन ऐसा ही है। अब तीसरे वाला देख लेते हैं, टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन, यानी मीथेन जो मॉलिक्यूल है CH4 उसमें 4 हाइड्रोजन हटाकर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप 4 जोड़ दिए गए हैं। ये मतलब है इस स्ट्रक्चर का। तो इसको इसी का एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमने किया है यहाँ पे, कार्बन जो मीथेन में था उसमें से हाइड्रोजन हटा के टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिए 4। टर्ट मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी मीन्स 3 और मिथाइल यानी कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन उसमें, और टोटल 4 कार्बन उस ग्रुप में, तो टर्ट ब्यूटाइल इसका नाम हुआ। ये नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पिछला चैप्टर में उसमें बहुत डिटेल में देखा हमने। कॉमन बेसिकली कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के अंडर आता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की उसमें 5 कार्बन है, तो पेंटेन इसका रूट नेम होगा। अब इसमें साइड चेन्स देखते हैं तो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, आगे 4 पोजीशन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल होगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास है
3 पोजीशन पे 2 टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप्स। टर्ट ब्यूटाइल जैसा कि मैंने आपको बता दिया 3 कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन, तो टर्शरी कार्बन होगा इसलिए टर्ट, और ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि इस पूरे ग्रुप में हमारे पास हैं 4 कार्बन, सो इसलिए ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल पहले आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले। तो 3,3 डाई टर्ट ब्यूटाइल, 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ये होना चाहिए इसका पूरा नाम। 3,3 डाई टर्ट ब्यूटाइल एंड 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ये रहा इसका नाम। एंड डाई और टर्ट ये नहीं आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये क्यों होता है ऐसा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले चैप्टर में। सिर्फ ब्यूटाइल आएगा, ब्यूटाइल का बी पहले आता मिथाइल से, तो इसलिए ये जो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है ये पहले लिखा जाएगा। अब देख लेते हैं इस येलो बॉक्स को जहाँ पे नोमेनक्लेचर बताया गया है फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एंड रिमार्क्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे कि किस आधार पे इनका नाम डिसाइड किया गया। तो आपको ये यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाना हो एग्जामिनर को तो ये एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे देगा और पूछेगा कि किस आधार पे इसका नाम ये लिखा गया है, ये ऑप्शंस उसके हो सकते हैं। तो पहला है कंपाउंड है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन्स की, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। अब रिमार्क्स में आपको सिर्फ यही बताया होगा कि इसकी नंबरिंग अपोजिट डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं की गई। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम करते हैं तो 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आता, लेफ्ट टू राइट जहाँ पे की गई वहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इथाइल और मिथाइल ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो बाद में देखते हैं, पहले लोएस्ट लोकेंट रूल देखा जाता है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी पहले एक ग्रुप आ रहा है तो लेफ़्ट टू राइट ही होगी इसकी नंबरिंग। दैट्स वाई यही रिमार्क इसका कहा जा सकता है that lowest sum and alphabetical arrangement are followed here. alphabetical arrangement in naming the compound, इथाइल पहले दिया है मिथाइल बाद में, यानी ई पहले एम बाद में। नेमिंग करने में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और नंबरिंग करने में लोवेस्ट लोकेंट रूल या लोवेस्ट सम रूल फॉलो किया गया है। तो दीज आर द रिमार्क्स फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट इज अ बिट ऑफ बिगर कंपाउंड, 8 कार्बन की इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही है तो ऑक्टेन होगा इसका रूट वर्ड। एंड 3 पोजीशन पे 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 3,3 डाई इथाइल, 5 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है एंड 4th पोजीशन पे है एक मिथाइल ग्रुप तो 4 मिथाइल ऑक्टेन। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है रिमार्क्स में जो आएगी आइसो इंक्लूड किया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वरना तो ये प्रोपाइल ग्रुप था एंड प्रोपाइल पीछे आना चाहिए, पी एम के बाद में आता है नेमिंग में, लेकिन आइसो और नियो ये इंक्लूड किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये स्पेसिफिकली रूल के अंडर मेंशन्ड है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था, लर्न भी कैसे करना है इसको ये भी देखा था। तो यही रिमार्क्स होना चाहिए बी क्वेश्चन का, लोवेस्ट सम एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वही यहाँ पे फॉलो हुआ है। नंबरिंग किस साइड से शुरू होगी और लोवेस्ट सम डिसाइड करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट ये डिसाइड करती है कि आइसोप्रोपाइल पहले आएगा मिथाइल से भी, डाईथाइल तो पहले आएगा ही, ई सबसे पहले आता है इनमें। नेक्स्ट कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन है 10 कार्बन की तो डेकेन होगा इसका रूट वर्ड। एंड 5th पोजीशन पे सैक ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब जो कार्बन से अटैच्ड पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच्ड है वो सेकेंडरी है, 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है एंड टोटल कार्बन इस ग्रुप में 4 हैं तो ये ब्यूटाइल होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज सैक ब्यूटाइल। एंड 4th पोजीशन पे इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है तो ये होगा इसका नाम 5 सैक ब्यूटाइल एंड 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। अब यहाँ पे जो सैक है वो कंसीडर नहीं किया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर होता तो सैक तो बहुत लेट आता भाई ABCD में, पी के भी बाद आना चाहिए, एक्चुअली पी के बाद नहीं आना चाहिए, SP आता है, लेकिन आई से तो बाद में आता ही है, तो आइसो से तो बाद में ही आता अगर कंसीडर होता। तो ये हमने देख लिया है ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, सैक और टर्ट वगैरह नहीं किए जाते, आइसो और नियो सिर्फ इंक्लूड किए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे सिर्फ ब्यूटाइल काउंट होगा, बी क्योंकि पहले आता है इसलिए 5 सैक ब्यूटाइल पहले आया, देन 4 आइसोप्रोपाइल एंड डेकेन इसका नाम होगा। सो सैक इज़ नॉट कंसीडर्ड वाइल अरेंजिंग अल्फ़ाबेटिकली, आइसोप्रोपाइल टेकन एज 1 वर्ड
वर्ड ऑफ कोर्स हाइफन नंबर्स को अल्फ़ाबेट से अलग करता है, वर्ड्स एक साथ ही लिखे जाते हैं। तो ये रिमार्क्स हैं इस कंपाउंड के। सैक नहीं कंसीडर किया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और आइसोप्रोपाइल को एक साथ लिखा गया है। नेक्स्ट कंपाउंड में 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो नोनेन इसका रूट वर्ड होगा। एंड 5th पोजीशन पे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसको नियोपेंटाइल भी बोला जा सकता है क्योंकि नियो ग्रुप है इसमें, एंड टोटल इसमें 5 कार्बन है तो पेंटाइल भी होगा। ये चीज़ मैं वहाँ भी बता चुका हूँ आपको, पिछले चैप्टर में भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन था, तो वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आईपीएससी नेम ही होगा। तो 5 पोजीशन पे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल मीन्स इसमें 3 कार्बन है, दो पोजीशन पे 2-2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल इसको बोल सकते हैं। 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, नोनेन इसका रूट वर्ड है। फर्दर नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द साइड चेन, ये रिमार्क है क्योंकि साइड चेन आ गई ना इसमें, विद इन साइड चेन भी नंबरिंग करनी पड़ी, तो ये एक यूनिक घटना घटी है इसमें। दिस इज वुड बी द रिमार्क्स। लास्ट वन 7 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, तो हेप्टेन होगा इसका रूट वर्ड। एंड 3rd पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा है, 5th पे जुड़ा है मिथाइल, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम होगा। यहाँ पे अगर राइट टू लेफ्ट आप नंबरिंग करें तो 3 पोजीशन पे मिथाइल आता है, अगर जैसे कि है लेफ्ट टू राइट करें तो 3 पोजीशन पे इथाइल आ रहा है। तो 3 पोजीशन पे दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे फेल कर जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिमार्क्स होगा इट वुड बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मिथाइल क्योंकि बाद में आता है इथाइल के, इसलिए ई पहले आएगा, प्रायोरिटी ई को दी जाएगी, दैट्स वाई ई के साइड से नंबरिंग होगी। 3 पोजीशन इथाइल की आएगी और मिथाइल की 5 पोजीशन आएगी, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी होगी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। लोवेस्ट लोकेंट या सम रूल फेल कर जा रहा है यहाँ पे। दिस वुड बी द रिमार्क फॉर दिस कंपाउंड। तो रिमार्क्स जरूर याद होने चाहिए आपको, इन कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड क्या है, यही बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वैसे आईपीएससी नेम क्या होंगे, इनके कैसे लिखे जाएंगे, वो तो पिछले चैप्टर में ही कर चुके हैं। जो यूनिक चीज़ थी इस चैप्टर के बारे में वो यही थी। दिस कैन बी क्लैरिफाइड बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ 3 इथाइल 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतनी चीज़ बताई गई है कि जैसे हम स्ट्रक्चर देख के नाम लिखना जानते हैं, वैसे ही हमें नाम देख के भी स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। एंड उसी को इलेबोरेट करने के लिए ये एग्जांपल लिया गया है। इस पूरे कंपाउंड में पेंटेन है रूट वर्ड, तो 5 कार्बन की चेन यहाँ पे लिख ली गई है, फिर उसको नाम दे दिया गया है 1 से 5 तक। अब 3 पोजीशन पे इथाइल जोड़ दिए, 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जो देने हैं, तो ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगी पूरी तरीके से ऐसी कुछ। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसकी डिटेल्स मीन्स नोमेनक्लेचर की ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। एग्जाम्पल 13.4 वही चीज़ है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको राइट करना है फ्रॉम द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, आपको खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं। 13.5 एग्जाम्पल में आपको बताना है कि क्यों जो नाम दिए गए यहाँ पे इनकरेक्ट हैं वो। तो पहला है 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन यानी 5 कार्बन की चेन स्ट्रेट चेन लिख दीजिए और 2 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए। अब बताइए ये इनकरेक्ट कैसे है। तो यहाँ से अगर इसका चालू करें हम नंबरिंग करना, तो 1 और 2 यहाँ हो जाएंगे, ये तीसरा आ जाएगा, 4 5 6। पेंटेन तो बचा ही नहीं भाई, ये कहाँ से पेंटेन बोल रहे हैं उसको, हेक्सेन होगा ये, और 2 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये मिस्टेक थी इसमें। 2 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन होगा ये, जी हाँ 3 पोजीशन पे है, ये तीसरा कार्बन साथ 3 पोजीशन में मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम है, ना कि 2 इथाइल पेंटेन, यही गलती थी इसमें। नेक्स्ट है 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, तो इसमें ये ही गलती होगी। इथाइल और मिथाइल की देख लेते हैं। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन लिखते हैं सबसे पहले, तो ये रही। एंड यहाँ पे अगर दोनों ही साइड से नंबरिंग करने की आप कोशिश करेंगे तो
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन सेम आ रही है दोनों ही केसेस में, तो लोएस्ट सम या लोकेंट रूल यहाँ पे फेयर कर जाता है। हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेक करना होगा, उसको प्रायोरिटी देनी होगी। एंड इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से, इसलिए इथाइल को 3 पोजीशन देनी होगी इसमें। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका होगा आंसर। तो इनकरेक्ट इसलिए था क्योंकि 5 इथाइल उन्होंने ले लिया था। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज फॉर एल्केन्स। ये चीज़ आपको याद आ रही होगी, हाइड्रोजन चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि पेट्रोलियम से हाइड्रोजन का मेन सोर्स होता है बेसिकली। पेट्रोलियम से प्राइम हमने याद रखा था, जो प्राइम सोर्स होता है हाइड्रोजन का, इट इज़ पेट्रोलियम। तो वैसे ही यहाँ से भी याद रख सकते हैं आप, एल्केन्स का भी मेन सोर्स पेट्रोलियम ही होगा। एंड ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी हमने देख लिया था कि पेट्रोल्स या फिर डोमेस्टिक फ्यूल्स सच एज नेचुरल गैसेस, इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा यूजेस या फिर प्रोपोर्शंस पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। सो दीज वुड बी द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स एल्कीन्स एंड एल्कायंस। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि प्रोसेस क्या होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स बनाने की। जैसे एल्केन से एल्कीन्स या फिर एल्कायंस बनते हैं हाइड्रोजन के रिमूवल से, पाई बॉन्ड्स बनते हैं, वैसे पाई बॉन्ड्स एल्कीन्स और एल्कायंस के हमें तोड़ने होंगे टू फॉर्म एल्केन्स, यानी हाइड्रोजन ऐड करनी होगी। तो इसी प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन हम बोलते हैं। डाई हाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन्स एंड एल्कायंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल टू फॉर्म एल्केन्स। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। एंड कैटलिस्ट की जगह हम प्लैटिनम, निकल और पैलेडियम को ही क्यों यूज़ करते हैं? दिस मस्ट बी ऑब्वियस टू यू, क्योंकि हमने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा हुआ है। ये तीनों एलिमेंट्स हैवी मेटल्स कहलाते हैं। ये स्टोरेज मीडिया एक बेस्ट तरह का हाइड्रोजन के लिए एक्ट करते हैं। सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। दैट्स वाई कैटलिस्ट की जगह हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। These metal adsorb dihydrogen gas on their surfaces and activate hydrogen bond। तो एक्टिवेट होना ज़रूरी है। एक्टिवेट का मतलब बेसिकली तोड़ देती है ये बॉन्ड। एंड फिर जब टूट जाता है तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन में देखा था, लास्ट क्वेश्चन था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पाई बॉन्ड फिर खींच लेता है उस S+ को, जो ये एक्टिवेट कर देते हैं सरफेस, यानी तोड़ देते हैं। एंड दैट्स हाउ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अकर्स। Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but relatively higher temperature and pressure are required for nickel catalyst। अब ये बात सीधे सीधे समझ में आने की नहीं है, क्योंकि निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये सीक्वेंस होता है डी ब्लॉक में इन एलिमेंट्स का। एंड हम ये जानते हैं कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है सिल्वर की। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये नीचे से 3D से लेके 5D सीरीज तक आते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था, कॉपर मोस्ट रिएक्टिव होता है और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है सीरीज में। तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ऑल आई वांट टू से हियर। एंड यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए, निकल मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए और प्लैटिनम होना चाहिए लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन यहाँ पे तो बोला गया है कि निकल ही हाइयर टेम्परेचर रिक्वायर करता है रिएक्शन के लिए, कैटलिस्ट एक्ट करने के लिए। तो लीस्ट रिएक्टिविटी निकल शो कर रहा है यहाँ पे। तो लॉजिकली इसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं नज़र आता हमें, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन से ही हमें इसको याद रखना होगा। Ni सेज नो, नी सेज नो, इस लाइन से आप याद रख सकते हैं कि निकल मना करता है लो टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे रिएक्शन करने को।